तो स्टूडेंट्स होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा एडवांस का। और जैसा कि मैंने एनालिसिस की पेपर को, जो मैंने देखा और जो उसके जो क्वेश्चंस को मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो पेपर है वो कहीं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस का नंबर कम था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडरेट क्वेश्चंस थे या एवरेज क्वेश्चंस थे, और कुछ एक क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। मतलब मैं कह सकता हूं कि आप ऐसे मान लीजिए कि करीब करीब आपका 60 to 65% पेपर एवरेज था और 20-25% पेपर मुश्किल था और 10 to 15% क्वेश्चन इजी लेवल पर था। तो मैं पेपर 1 पर अगर बात करूं, इसके 3 पार्ट थे पेपर 1 के, 3 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में शायद आपका सिंगल करेक्ट वाला 6 क्वेश्चन था +3 -1 मार्किंग स्कीम के साथ। सेक्शन 2 में आपके मोर देन 1 करेक्ट अगेन 6 क्वेश्चन थे, पार्शियल मार्किंग भी था इसमें, इसका आपने बेनिफिट उम्मीद है उठाया होगा। और सेक्शन 3 में जो है वहां भी 6 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, और टोटल आपका जो पेपर था उसमें 18 क्वेश्चन पेपर 1 में और 66 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, तो मैं 1 by 1 अगर शुरू करूं, एक बस एनालिसिस आपको शॉर्ट में देना चाहूंगा। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का ये ग्राफ है, तो एवरेज स्पीड, देखिए यहां पर रेशियो निकालना था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी का अनुपात, रेशियो क्या होगा। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये हाईएस्ट है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो स्पीड है वो तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। ये बात तो आप समझ ही गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो स्पीड है जो हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो करता है। तो एमपीवी ये हो गया आपका। फिर रही बात एवरेज स्पीड की, जैसा कि ग्राफ आप देख रहे हैं कि सिमेट्रिकल है, ग्राफ पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, तो किन्हीं भी 2 स्पीड्स का अगर आप एवरेज लेंगे तो हमेशा सेंटर में बीच में आएगा। किन्हीं भी 2 स्पीड का अगर आप एवरेज लेंगे तो हमेशा बीच में एवरेज आएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। इट मींस कि रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड 1:1 हो जाएगा। और जैसे आपको ये मिलता है वैसे हमको पता चलता है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में अगर हम लोग जाएं तो ऑप्शन ए में 1:1 यहां है और यहां भी 1:1 है। अब थोड़ा सा आरएमएस स्पीड के बारे में देख लेते हैं। आरएमएस स्पीड का मतलब होता है कि आप उनकी स्पीड के स्क्वायर का एवरेज लेते हो। आपको ध्यान है ना। और एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एक एग्जांपल मैं ले लूं कि लेट्स से ये स्पीड आपकी जो है लेट्स से 2 है और ये स्पीड 4 है, या कुछ भी ले लो, और इनका औसत निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो 2² + 4² डिवाइडेड बाई 2, तो आपका जो ये औसत आएगा, अगर आप इसको चेक करें तो 16 + 4 20/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, जो कि करीब करीब तुम्हारा 3.16 आएगा ना। और जबकि वही 2 और 4 का जो एवरेज स्पीड होगा वो आपका 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आरएमएस स्पीड है वो स्लाइटली आपके एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से स्लाइटली बिगर है, इसलिए तुम्हारा करेक्ट आंसर है बी। सो होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा कल के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन देगा हाइड्रोलिसिस पर। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, या इवन सॉल्ट एनालिसिस में भी, कि जब भी किसी पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करोगे, जब भी किसी पेरोक्साइड को हाइड्रोलाइज कराओगे वाटर के साथ, तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आएगा। और अगर किसी सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे, सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ साथ O2 भी आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से O2 कौन लिबरेट करता है, तो O2 वही लिबरेट करेगा जो सुपर ऑक्साइड होगा, और सुपर ऑक्साइड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सो द आंसर विल बी बी। बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये। देन थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि वहां पर 2 मेटल नाइट्रेट हैं, 2 मेटल के नाइट्रेट हैं, 2 मेटल हैं X और Y और उनके नाइट्रेट हैं। और फिर कहता है कि ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन था, ठीक ठाक लेवल था, बहुत मुश्किल में नहीं कहूंगा। When it was added to an aqueous solution of NaCl, white precipitate was formed। जैसे white precipitate कहता है, मेरे दिमाग में ना सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, मरकरी का क्लोराइड जाता है, क्योंकि आपको अगर याद होगा बेसिक रेडिकल टेस्ट, तो उसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl डालने पर वहां व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है।
तो यहां HCl की जगह तुमने NaCl डाला। तो एक बात जो माइंड में जाती है वो ये कि X और Y जो है वो सिल्वर, लेड और मरकरी में से कुछ हो सकता है। चूंकि क्वेश्चन में इसके बाद लिखा है कि दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर टू गिव रेसिड्यू P एंड सॉल्यूशन Q, जब उसने इतना बोल दिया तो मैं कंफर्म हो गया कि एक तो पक्का लेड है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि AgCl हॉट वाटर में नहीं घुलता, मर्क्यूरस क्लोराइड हॉट वाटर में नहीं घुलता, लेकिन लेड क्लोराइड स्पार्रिंगली सॉल्युबल होता है जो 40 से 45 डिग्री पर हॉट वाटर में सॉल्युबल है। तो एक कंफर्म हो गया कि एक पक्का लेड है। अब दूसरा क्या है जो हॉट वाटर में नहीं घुला है, वो सिल्वर या मरकरी हो सकता है। चूंकि उसके आगे लिखा है कि जो रेसिड्यू बचा वो एक्वस अमोनिया के एक्सेस में घुल जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट में घुल जाएगा, और आपका जो Q है वो येलो प्रेसिपिटेट KI के साथ देता है। तो पहले अगर मैं यहां कहूं कि अमोनिया और थायोसल्फेट में घुलना, ये प्रॉपर्टी है सिल्वर के सॉल्ट्स की। क्लियर ना? क्योंकि मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया के साथ, आप लोगों को अगर याद होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है Hg और HgNH2Cl का कंपोजिशन। तो श्योर हो गया कि शुरुआत में जो दो मेटल हैं वो सिल्वर और लेड के नाइट्रेट हैं। NaCl डालने पर प्रेसिपिटेट AgCl का जो आ रहा है वो अमोनिया और थायो में घुल के सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ये सारा आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने सॉल्ट एनालिसिस में सारी रिएक्शन पढ़ाई है आपको, सारी रिएक्शन है, आप कॉपी चेक करो, आपको सारा मिलेगा। और लेड वाला क्लोराइड जो है वो ऑब्वियसली हॉट वाटर में सॉल्युबल है क्योंकि स्पार्रिंगली सॉल्युबल होता है, और आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट। तो आपका आंसर हो गया यहां पर ए, मतलब सिल्वर और लेड। तो अगर आपने सिर्फ सिंपल रिएक्शंस भी पढ़ी हो फर्स्ट ग्रुप एनालिसिस की तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने नोट्स को सही से रिवाइज किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको दिया है, बड़ा मतलब आसानी कहूंगा, बहुत मुश्किल नहीं, एवरेज क्वेश्चन। आपको पूछा गया कि इनमें से कौन आइडेंटिकल है। आपको पता है कॉन्फॉर्मर्स आइडेंटिकल होते हैं, आपको पता है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में कि रोटामर्स या कॉन्फॉर्मर्स आइडेंटिकल होते हैं। फटाफट हम पहले इनके IUPAC नेम चेक करेंगे। मैंने कहा था जब भी फिशर आपका सॉहर्स या न्यूमैन दिया है प्रोजेक्शन तो फटाफट उनका स्ट्रक्चर चेक करो IUPAC नेम, क्योंकि अगर IUPAC नेम डिफरेंट हुआ तो वो आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते ना यार। तो अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो देखो पहले कंपाउंड में इस कार्बन पर 3 मिथाइल हैं, तो मैं इसको अगर यहां पर ड्रॉ करूं तो एक कार्बन और इस पर 3 मिथाइल, इसके बाद पीछे एक कार्बन और उस पर 2 मिथाइल हैं और एक OH है। तो पहला कंपाउंड तो ये है। सेकंड कंपाउंड Q को अगर आप देखें तो ऊपर वाले कार्बन पर एक तरफ इथाइल है और एक तरफ एक कार्बन है ये वाला, जिस पर के 2 मिथाइल और एक OH है। फिर नीचे वाले कार्बन को अगर देखें तो वहां पर 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है। तो ये तो पक्का हो गया कि P और Q डिफरेंट है, देख के ही लग रहा है कि IUPAC नेम अलग है, अगर आप ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ऊपर वाले कार्बन पर साइड में 2 मिथाइल हैं और एक OH है, नीचे वाले कार्बन पर 2 इथाइल हैं दोनों तरफ, ये ऐसा कुछ है। और लास्ट में अगर देखें आप वहां पर ऑप्शन S में, तो ऑप्शन S में जो है ऊपर वाले कार्बन पर एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल है जैसा मुझे नजर आ रहा है, और नीचे वाले एक तरफ मिथाइल है, 1 मिनट, एक तरफ मिथाइल है और बाकी 2 हाइड्रोजन है, और जो नीचे वाला कार्बन है, नीचे वाला कार्बन, उस कार्बन पर एक तरफ इथाइल और एक तरफ आइसोप्रोपाइल और एक OH है। अगर आप लोग इनके IUPAC नेम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर आपको अगर दिख गया हो बड़ी आसानी से, देखो ये स्ट्रेट चेन आपको यहां दिख रहा होगा, ये यहां दिख रहा होगा, यहां आइसोप्रोपाइल OH, आइसोप्रोपाइल OH, तो Q और R का IUPAC नेम सेम है। हां, वो अलग बात है कि Q और R में जो रोटेशन की बात अगर मैं करूं तो Q और R में एक में इस कार्बन का रोटेशन है, अगर आप देखिए तो एक जगह इस कार्बन का रोटेशन है, ठीक है, और दूसरे में अगर चेक किया जाए, सेकंड केस में अगर चेक किया जाए तो आपका कार्बन का इस कार्बन का रोटेशन है। नो डाउट आप कह सकते हैं कि जिस कार्बन का रोटेशन है वो डिफरेंट है, बट चूंकि IUPAC नेम सेम है और ये कॉन्फॉर्मर्स ही हैं तो इसलिए ये
आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुए। तो आपका आंसर हो गया सी, क्यू एंड आर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनफैक्ट इसी का ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, वो आप लोग खुद से एनालिसिस और चाहे तो कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज आईयूपीएससी नेम दिस। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम आईयूपीएससी। वैसे तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि एक डॉन ग्रुप होता है, मैंने बता रखा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरुआत होगी 1, इसके बाद 2, फिर 3। अब क्वेश्चन आता है कि नीचे जाएं कि ऊपर जाएं। तो आपको याद है मैंने पढ़ा है ना, लंबा रास्ता, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो 1 2 3 4 नीचे, इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 5 एंड ये 6। आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर एक आपका अनसैचुरेटेड प्रीफिक्स है जो आईयूपीएससी में मैंने पढ़ाया है। मतलब इस कार्बन चेन पर एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रीफिक्स जुड़ा है और अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइनाइल, आइनाइल, ओके, एल्काइनाइल। तो थर्ड पोजीशन पर इथाइनाइल, सेकंड पोजीशन पर प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, चौथे पोजीशन पर मिथाइल, रूट वर्ड आपका हेक्स। थर्ड पोजीशन पर अगर आप देखें, थर्ड पोजीशन पर, तो आपका थर्ड पोजीशन पर जो है वो है आपका यहां पर इन। देखिए यहां एक डबल बॉन्ड भी है जो इसमें मिसिंग है, तो इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। तो थर्ड पर आपका इन है, 5 पर आइन है और ओइक एसिड है। और यही शायद आपसे पूछा भी गया है ना। तो फिर आपका जो आंसर है यहां पर, आपका जो आंसर है, देखिए यही तो नाम दिया हुआ है, 3 in 5 इनोइक एसिड, आइनोइक एसिड इनफैक्ट। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। बाकी ऑब्वियसली आपको 1 by 1 इसमें चेक करना था क्योंकि उसी से आप फाइनल का आंसर दे पाते। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन ये है कि ये एक एरिथ्रोज है, डी है। डी क्यों है? क्योंकि आखिरी कायरल एटम का OH राइट में है। आपको ध्यान है ना कि वीआईपी टॉप पर रहेगा, कार्बन चेन वर्टिकल, आखिरी वाला OH कायरल एटम का राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो एल। सो दिस इज डी एरिथ्रोज। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये डी एरिथ्रोज है और इसके नीचे इसके कुछ आइसोमर्स बने हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, तो बताना ये है कि आपका जो PQRS स्ट्रक्चर है वो आपका रिलेशन क्या है डी एरिथ्रोज के साथ। मतलब आपको बताना है कि स्ट्रक्चर P का डी एरिथ्रोज के साथ रिलेशन क्या है, डायस्टीरोमर है कि आइडेंटिकल है कि एनांशियोमर है। Q का रिलेशन विद डी एरिथ्रोज क्या है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें इनके फिशर प्रोजेक्शंस बनाने पड़ेंगे। बात को समझिएगा जरा। जैसे पहला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, यहां पर ये दोनों H और OH डैश पोजीशन पर हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं इस फिशर पर पहुंचा कैसे। बहुत आसान है, सिंपल RS कॉन्फ़िगरेशन का मदद लो। वैसे तरीका तो इनका न्यूमैन बना के भी है फिशर में जाने का, लेकिन क्वेश्चन चूंकि सिंपल लेवल पर है तो बड़ी आसानी से आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो। जैसे इस पोजीशन पर अगर मैं RS निकालूं तो OH फर्स्ट प्रायोरिटी, देन इसके बाद यहां पर इस कार्बन से इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, फिर इस कार्बन पर यहां OH है जबकि यहां OH भी है और CHO भी है, तो फिर सेकंड प्रायोरिटी इधर हो जाएगी और थर्ड ये हो जाएगी। तो 1 2 3 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन R लिखो क्योंकि L लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो H है वो डैश के बजाय वेज पर है। और यहां अगर जाएं तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH, सेकंड है CHO, थर्ड है ये, तो OH CHO ये क्लॉकवाइज और शायद ये भी R है। तो बस क्या करना है, सिंपल आप फिशर डालो। वीआईपी को टॉप पे लेना है तो CHO को ऊपर ले लो। अब क्वेश्चन अराइज होता है H और OH किधर लें, तो यार तुमको R बनाना है, यहां तुमको R बनाना है, तो R बनाने के लिए मुझे H OH को किधर लें, तो एक छोटा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देख लो। जैसे OH जब मैंने राइट में लिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड तो ऑब्वियसली नीचे वाला ग्रुप, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा S आएगा और H वर्टिकल नहीं है तो फिर जो आएगा उसका उल्टा लिखेंगे तो ये R हो गया। और ऐसे इसको भी सोच लो। तो ये एक तरीका है और ये बहुत आसान ही कर सकते थे आप लोग। तो ये स्ट्रक्चर बना तुम्हारे पहले ऑप्शन का। और अगर तुम एरिथ्रोज से इसको कंपेयर करो तो एरिथ्रोज में भी दोनों OH राइट में हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑप्शन P है, ऑप्शन P, उसके लिए क्या आंसर देना चाहिए, आइडेंटिकल। ऑप्शन P जो है
उसका आंसर क्या देना चाहिए, आइडेंटिकल। इसका मतलब P का आंसर हो गया 2। इसका मतलब या तो आपका आंसर A है और या फिर आंसर आपका क्या है, P का 2 देना है। तो या A है या C है या D है, पक्का B तो नहीं। फटाफट इस पर जाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, आपके सामने है और आपको देख रहा होगा। वही काम फिर से करना है, इनका R और S निकाल के वैसे सेट करना है। चूंकि यहां पर एक OH की पोजीशन बदल रही है, अगर आप देखो तो एरिथ्रोज, ये एरिथ्रोज तो ही था आइडेंटिकल जो P था हमारा, दोनों OH राइट में है, यहां एक पे बदला एक पे नहीं, तो पक्का क्या हो गया, डायास्टीरियोमर। मतलब जो तुम्हारा Q है उस Q का आंसर है डायास्टीरियोमर, मतलब 1, ऑप्शन 1। तो जरा चेक करो, Q का आंसर 1। अब आपका आंसर या तो, अब B तो डिस्कार्ड ही हो गया था, P का आंसर 2, P का 2, P का 2 और Q का 1, Q का 1 वाला एक ही ऑप्शन है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना था, 2 ही सॉल्व करने थे और आपको आंसर मिल गया C। सेक्शन 2 में क्वेश्चंस मोर देन 1 करेक्ट है। ओके, सेक्शन 2 में क्वेश्चंस मोर देन 1 करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स और वंडरवाल गैस की बात कर रहा है। वंडरवाल गैस का फार्मूला आप लोग जानते हैं, P प्लस A बाई वी स्क्वायर, अगर 1 मोल के लिए लिखा जाए V माइनस बी इक्वल टू RT। यहां से अगर प्रेशर P निकाला जाए तो आएगा RT बाई V माइनस बी, और ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस A बाई वी स्क्वायर। वर्क का एक्सप्रेशन जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। और अगर तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, देखो अगर इरिवर्सिबल है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो P बाहर आ जाएगा क्योंकि P वेरी नहीं करेगा, और अगर रिवर्सिबल है तो वेरी करेगा, तब प्रेशर की जगह तुम ये डाल सकते हो जो कि यहां पर पड़ा हुआ है। तो ये तो पक्का हो गया कि ये जो आपने लिखा है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है। और अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है तो पहली बात तो अ सिस्टम दैट सेटिस्फाइड द वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल, इट मे बी ईदर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन तो लगी नहीं है और ये जनरल फार्मूला हमारा वर्क का होता है। लेकिन लास्ट में है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ये रॉन्ग है क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं है। तो आंसर आ गया आपका A, B एंड C। बाकी ये डिटेल्ड लिखा हुआ है जो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिक स्ट्रेंथ। मुझे लगता है हम लोगों का फेवरेट टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जीओसी में अगर आप लोग कॉपी के नोट्स अपने उठाओ तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान था, मतलब कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा है उनके लिए मुश्किल हो सकता है, बट मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ, सारे कार्बन के हाइड्रोजन है, कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन का हाइड्रोजन, कार्बन का और कार्बन का। अगर आप वो सीक्वेंस जो हमने पढ़ा है वो देखो तो मोस्ट एसिडिक 4 है, क्योंकि इसका जो कार्बन आयन है वो एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक 4 है। अच्छा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 4 और के बाद तो पक्का 5 आएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। 4 के बाद तो पक्का 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा। मैं समझाता हूं, मैंने तुम लोगों को क्लास में एक्सप्लेन किया है। अगर देखो कि ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लेकिन तब भी मैंने आपको क्लास में समझाया था कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग कार्बन से। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अपने आप में हाथी है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। हमारे सीक्वेंस में भी देखो तो नाइट्रोजन से ऊपर लिखा है। तो ये मिस्टेक आप लोगों ने अगर किया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, और ये नहीं किया होगा तो बस उसके बाद फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड में जाए तो सेकंड है, क्योंकि सेकंड का नेगेटिव, देखो सेकंड का नेगेटिव रेजोनेट नहीं होगा। सेकंड का हाइड्रोजन जब तुम रिलीज कराओगे तो चूंकि बेंजीन पर डायरेक्टली नेगेटिव है, बेंजीन पर डायरेक्टली नेगेटिव है तो रेजोनेट नहीं होगा। लेकिन चूंकि sp2 कार्बन पर है तो sp3 कार्बन से तो ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस मैंने फॉलो कर दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अब आंसर आपके मिल जाएंगे कि कंपाउंड एसिडिटी ऑफ 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, यस, क्योंकि नेगेटिव रेजोनेंस में है। कॉन्जुगेट बेस ऑफ 4 इज एरोमेटिक, यस, वो तो आपने देखा ही। कंपाउंड सेकंड इज मोर एसिडिक व्हेन इट हैज अ NO2 सब्स्टिट्यूएंट, यस बिल्कुल, क्योंकि अगर NO2 जोड़ दोगे तो उसके नेगेटिव चार्ज को मेसोमेरिक से तो नहीं खींचेगा क्योंकि ये नेगेटिव रेजोनेट नहीं हो रहा है, लेकिन NO2 जोड़ दोगे तो अपने -I से तो खींचेगा ही। और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गलत ही है, वो तो मैंने करेक्ट ऑर्डर वहां लिखा ही, तो ये इसका आंसर, ठीक है।
ये डिटेल्ड आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट इन कॉम्बिनेशन ऑफ क्लीमेंसन्स रिडक्शन फॉलोड बाय ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और अगेन मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपकी कॉपी में सब मिल जाएगा। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने कई सारा करवाया है, सीआरपीज में करवाया है, बुकलेट में है, कॉपी में है आपकी, तो उम्मीद करता हूं कि आपने गलत तो यार नहीं किया होगा। सबसे पहले अगर आप देखो तो एनहाइड्राइड क्या करता है? एनहाइड्र आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराता है। तो इसकी एनालिसिस चूंकि नीचे है तो मैं वहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या कराएगा, इसको इधर से तोड़ेगा और यहां पर कार्बोकैटायन एसाइल बनाएगा। अब पॉइंट है बेंजीन को अटैक कहां करेगा, तो देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं तो इसका प्लस H सबसे ज्यादा है। इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो अटैक होगा इसके ऑर्थो एंड पैरा पर। पैरा पोजीशन बिजी है, फ्री सिर्फ ये है, तो ये कार्बोकैटायन आपका सबसे पहले यहां आके अटैक करेगा और बन गया ये स्ट्रक्चर। अब इसमें इस कार्बोनिल ग्रुप का क्लीमेंसन्स रिडक्शन करा दिया गया तो ये कार्बोनिल ग्रुप गायब हो गया। फिर H3PO4 फिर आया, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि H3PO4 प्रोटोनेशन से इसको निकालेगा, यहां कार्बोकैटायन आएगा और अटैक कहां करेगा, तो यार ऑब्वियसली अपने ऑर्थो पर, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट हमेशा ऑर्थो पर होता है, तो अटैक यहां या फिर यहां होगा। ये फ्री नहीं है तो अटैक यहां हुआ और ये स्ट्रक्चर आया। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अल्कोहल बनाने का तरीका CH3- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएगा, बॉन्ड ऊपर टूटेगा। यहां अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बॉन्ड ऊपर टूटेगा, यहां मिथाइल आया, बाद में तुमने H+ के साथ हीट किया, E1 एलिमिनेशन, ये OH जाएगा, कार्बोकैटायन आएगा और मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना है तो डबल नीचे लगेगा क्योंकि इसके साथ रेजोनेट होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब आपका जो भी PQRS है वो आप चेक कर लीजिए, यहां पर आपके आंसर्स आ जाएंगे। फिलहाल जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें आंसर आपका B और D है, Q और S के लिए। सो पर्सनली मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कॉपी के नोट्स में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने रिवाइज किया है तो आई एम श्योर कि आपने कर लिया होगा। अगेन एक क्वेश्चन एक ऐसे टॉपिक से जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एज यूजुअल। और अगेन अ गुड क्वेश्चन। लोग देखिए मुश्किल कह सकते हैं, नो डाउट, देखिए अलग अलग लोग एनालिसिस करके कह सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जितना मैंने आपकी कॉपी के नोट्स में लिखवाया और समझाया है, अगर आपने उसको किया है तो कोई रीजन नहीं बनता है कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व न कर पाए। सब आपकी कॉपी में है। दूसरे लोग कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल था, मैं नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि FeCl4- टेट्राहेड्रल है, यार चेक कर डालो ना। FeCl4- जो है 26 एटॉमिक नंबर है, S2D6, प्राइमरी वैलेंसी +3 निकाल दो तो क्या बचा, D5। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वीक फील्ड लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वीक फील्ड लिगैंड में 3 डब्बे के बजाय 2 नीचे और 3 ऊपर होते हैं। फिलिंग आपको अनपेयरिंग करानी है तो अंदर का कोई डब्बा खाली मिला नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा हो जाएगा, ये आपका sp3 और टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगला है कि इस कंपाउंड में 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा है MAA और इसके बाद है B2C2। आपको जितना मैंने सिखाया है आइसोमरिज्म उसमें अगर आप देखें तो यहां B2C2 के रेस्पेक्ट में AA, B2C2 के रेस्पेक्ट में सिस, और ट्रांस जाओगे तो BB के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और CC के रेस्पेक्ट में भी। इसलिए इस कंपाउंड के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं एक सिस है, ट्रांस अमोनिया के रेस्पेक्ट में यहां पर, और यहां पर अगर आप देखें तो ये कंपाउंड आपका भी सिस है। ये ट्रांस है Cl अमोनिया, मतलब BB ट्रांस, CC ट्रांस और ऑल सिस, तो 2 ट्रांस और 1 सिस। FeCl4- में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो तो आपने देखे ही। और कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें देखिए कोबाल्ट 27 होता है, S2D7 27 अगर आप लिखेंगे। प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट की जहां तक मुझे दिख रही है +3, 3 निकालोगे तो आएगा D6। En स्ट्रांग, अमोनिया स्ट्रांग, क्लोरीन वीक। मैंने कहा था कि ऐसे केस में नो कमेंट जब स्ट्रांग वीक का मिक्सचर होगा, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि नो कमेंट का ऑप्शन अगर नहीं है
तो हम लोग हमेशा उसमें पेयरिंग करा के चलेंगे। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 3 डब्बे नीचे और 2 ऊपर होते हैं, और 6 के फिलिंग करोगे तो सभी 6 नीचे आएंगे, दोनों अंदर के खाली मिल जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। तो अब आप लोग अगर आंसर चेक करें तो आपका आंसर जो है पहला ये करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया, दूसरा कि इसके 2 ज्योमेट्रिकल है गलत, तीसरा इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हैज हायर मैग्नेटिक मोमेंट देन दिस, यस, क्योंकि इसमें 0 अनपेयर्ड है, अभी देखा सभी 6 नीचे भर गए तो अनपेयर्ड 0 है, और अगला है कि ये sp3d2 है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हुआ ए एंड सी। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू हाइपोक्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट, ध्यान रखना पहले तो ये आयंस समझो, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें समझाया है कि कब आइट आएगा, कब एट आएगा, कब पर एट आएगा, कब हाइपो आइट आएगा, सब सिखाया है। तो देखिए ये आपका हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, ये क्लोरेट आयन और ये परक्लोरेट आयन। पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि हाइपोक्लोराइट आयन इज ए स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। अगर तुम ध्यान दो तो इन तीनों आयंस में ClO माइनस, ClO2 माइनस, ये भी GUC में सिखाया आपको, अरे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, ऑक्सी एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें अगर स्टेबिलिटी देखो तो शायद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या के आधार पे ये है, उसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि उसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बेस हाइपोक्लोराइट है, इसमें कोई शक नहीं है, सही है। सिर्फ क्लोरेट में ही आयन जो है उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा, यस, क्यों? क्योंकि यहां लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है ही नहीं, वो परफेक्ट टेट्राहेड्रन। यहां लोन पेयर 3-3 है, लेकिन यार जब 2 ही एटम है तो वो हमेशा लीनियर ही रहेगा, लोन पेयर से क्या फर्क पड़ता है, हालांकि लोन पेयर है बट वो लीनियर ही रहेगा, क्योंकि कम से कम 2 बॉन्ड होने चाहिए, तब तो एंगल को चेंज करेगा। हाँ, यहां पर बिल्कुल पिरामिडल शेप आएगा और वो चेंज करेगा ज्योमेट्री, इसलिए आपका आंसर बी जो है करेक्ट है। हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयंस डिस्प्रपोर्शनेट टू गिव सेम आयंस, नॉट एट ऑल। यार हाइपोक्लोराइट, आप ये तो खैर आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन में मैंने पढ़ाया है आपको, एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, कि ये वाला आपको क्लोराइड और क्लोरेट देता है, और क्लोरेट जो है वो क्लोराइड एंड परक्लोरेट देता है, तो इसलिए ये गलत है, ये नॉलेज बेस्ड हो गया थोड़ा। और लास्ट में है कि हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेज सल्फाइट आयन, मतलब जो HClO माइनस है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सॉल्ट एनालिसिस में आपको सिखाया है कि HClOX, जहां की X की वैल्यू 1, 2, 3, 4 है, ये सारे के सारे तुम्हारे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। और ये भी बताया है कि P ब्लॉक एलिमेंट्स की जब तुम रिएक्शन कराते हो तो वो हमेशा अपने नेगेटिव में होते हैं तो 0 में जाते हैं, नेगेटिव स्टेट से 0 में, और 0 में होते हैं तो अपनी हाईएस्ट स्टेट में जाएंगे, इसलिए तुम्हारा सल्फर 4 से 6 में चला जाएगा, और इसलिए ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये तुम्हारे हो गए यहां पर 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल्स हैं आपके, और उसमें से पहला जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, ये पहला क्वेश्चन आपका जो है रिलेटेड है टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, नॉट आयोनिक इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स। बड़ा सिंपल, 50 ml 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है, और इसका टाइट्रेशन NaOH से कराया, और बाकी जो कहानी है वो आप पढ़ लेना। मुझे बस इतना पता है कि एक बार एंड पॉइंट इतने ml पर, एक बार इतने, और 3 बार इतने, तो मैं करेक्ट इसको मानूंगा ना यार भाई, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से है और ये करेक्ट डेटा है। और फिर लगा दो फार्मूला क्या, कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बराबर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। तो मोलारिटी इंटू समथिंग इंटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी हो गया 0.1, 5 इसका वॉल्यूम और 2 इसका समथिंग, क्योंकि 2 H प्लस है भाई, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो इसका N फैक्टर या समथिंग 2। और यहां पर बात करें तो मोलारिटी इंटू समथिंग NaOH का 1, क्योंकि एक OH माइनस इंटू वॉल्यूम, आपका आंसर आ गया। तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इस रिएक्शन को तुम एक बार 1000 केल्विन पर कराते हो और एक बार इसको 2000 पे कराते हो, देखो ये लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा है कि A का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, मतलब बदलेगा सिर्फ B का प्रेशर, और इसके बाद जो B का पार्शियल प्रेशर है उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो यार कर लो ना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
आपको गिब्स एनर्जी का क्या निकालना है, गिब्स एनर्जी का रेशियो शायद निकालना है ना। और आपको पता है कि ये बड़ा ही एक फेमस एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के पी। और ये भी तुम्हें पता है यहां पर कि जो केपी है वो बेसिकली प्रेशर ऑफ बी बाई प्रेशर ऑफ ए रहेगा। चूंकि प्रेशर ऑफ ए दोनों बार कांस्टेंट है तो माइनस आर टी एल एन प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं, देखो जरा प्रेशर ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो ये दो, एक तो ये मैं दो बार लिख लेता हूं पहले तो, एक बार तो डेल्टा जी नॉट 1, एक बार डेल्टा जी नॉट 2, दोनों का रेशियो आ गया। फिर इसके बाद एल एन के पी 1 बाई एल एन के पी 2, T1 और T2 का टेम्परेचर का रेशियो 1000 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई ln पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B सेकेंड टाइम डिवाइडेड बाई ln पार्शियल प्रेशर ऑफ B फर्स्ट टाइम, और रख दीजिए इसको। अब पार्शियल प्रेशर B का जो है वो हमको दोनों बार कैसे मिलेगा, तो देखो एक टेम्परेचर पर आपकी जो इक्विलिब्रियम है, अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो एक बार उसका पार्शियल प्रेशर यहां पर देखो एक इक्विलिब्रियम पर 10 है, एक इक्विलिब्रियम पर 10 है, टेम्परेचर 1000 पर 10 है। और भाई ये जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन था, अचानक से तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, अचानक से टेम्परेचर बढ़ाया और आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, जैसा कि ग्राफ से दिख रहा है। तो उसमें क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर बी का तेजी से बढ़ गया और फिर उसके बाद दोबारा इक्विलिब्रियम आई और दोबारा इक्विलिब्रियम पर ये मेंटेन हो गया। इसका मतलब फर्स्ट इक्विलिब्रियम पर 10, सेकंड इक्विलिब्रियम पर 100। तो यहां पर ऊपर 100 और नीचे 10 रखिए और सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.25। आई थिंक इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर अ 70% एफिशिएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्यूल सेल से रिलेटेड, ये भी हमने पढ़ा है। 70% एफिशिएंसी वाला एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में बात की जा रही है और ये आपका फ्यूल सेल का रिएक्शन है। कहता आपसे यह है कि अगर इतने मोल हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है, तो मतलब इतने मोल जब हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल हो जाए इस फ्यूल सेल में और उससे जो एनर्जी मिले, बात को समझिएगा, इस फ्यूल सेल में जब इतने मोल हाइड्रोजन का कंजम्पशन हो जाए और उससे जो एनर्जी मिले, उस एनर्जी का इस्तेमाल अगर हम 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस को वहां पर कंप्रेस करने के लिए करें तो उसका टेम्परेचर चेंज क्या आएगा। तो मैं कहूंगा प्लान यह है कि सबसे पहले इतने मोल हाइड्रोजन गैस से हमें एनर्जी कितनी मिलेगी फ्यूल सेल से, ये निकालते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ये 2 रिएक्शन दी हुई हैं, अगर इन दोनों रिएक्शन को आप फटाफट ऐड कर दें, अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दीजिए तो आपको ना इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का क्या मिल जाएगा, E0 सेल मिल जाएगा। कैसे भाई, ये आपका O2 ऑक्सीजन का रिडक्शन है, ऑक्सीजन का रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का, भाई आप अगर देखो तो फ्यूल सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो पहली रिएक्शन तो आपकी हो गई कैथोड, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिडक्शन, दूसरी वाली भी कैथोड है तो इसको पलट दो, मतलब इसकी जगह लिख दो H2 से 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि स्टैंडर्ड है तो E0 अब भी 0 मिलेगा। तो ये तुम्हारा एनोडिक रिएक्शन हो गया और ऊपर वाला तुम्हारा कैथोडिक रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा। और आपको मालूम है जब एनोडिक एंड कैथोडिक हाफ सेल को ऐड करते हैं तो E0 को हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। हालांकि E0 एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट अगर एनोडिक कैथोडिक हाफ सेल ऐड करते हैं तो E0 डायरेक्टली मिल गया। और एक बार तुम्हें E0 मिल गया तो डेल्टा G0 एंड डेल्टा G0 से वर्क, क्योंकि जो वर्क मिलेगा मैक्सिमम वो बराबर होगा माइनस ऑफ डेल्टा G0, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी का नेगेटिव। अरे फ्री एनर्जी में इतना डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि इतना काम पॉजिटिव में मिला। कैसे आया, -n, n कितना है 2, क्योंकि जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे ये रिएक्शन बनाने में, जैसे अभी तुमको लग रहा होगा कि यहां पर 2 है और यहां 4 है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके जोड़ना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सके। और ये बात आपको पता है, डिवाइड करने से E0 का वैल्यू नहीं चेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो n हो जाएगा 2, E नॉट और F, ये एनर्जी आई। अब लगा दो फार्मूला, मोनो एटॉमिक गैस को कंप्रेस करते हो, वर्क का फार्मूला nR डेल्टा T आपका डिवाइडेड बाई गामा -1। ये कैसे आ गया? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कंप्रेस 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस इन अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, मतलब आपका जो Q है 0 है, मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक है। और आपको पता है कि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है और गैस आइडियल है तो Q जब 0 होगा, जब Q 0 होगा, ओके, तो W और डेल्टा U बराबर होगा, डेल्टा U NCV dt होता है, ठीक। और CV की जगह क्या लिख सकते हो? R बाई गामा -1 इंटू dt, मतलब डेल्टा T, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो dt को मैं डेल्टा T T2 - T1 लिख सकता हूं। प्लेस कर दीजिए डेटा, आपका चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इट इज आई थिंक रिलेटेड टू विच टॉपिक? आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट। यस, मोल कॉन्सेप्ट। और इतना इजी क्वेश्चन, इसको तो क्लास 11 स्टूडेंट्स भी यार सॉल्व कर लेंगे। इतना इजी क्वेश्चन है कि क्लास 11 स्टूडेंट्स भी कर लेंगे। देखो कैसे, एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड से, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कहता है कि हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम मिलेगा एट दिस कंडीशन अगर 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम और इतना सल्फ्यूरिक एसिड है। यार इसका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट से मोल मिल गया और इसका मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से मोल मिल गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है। कैसे, क्या सिखाया है मैंने, कैसे पता किया? मैंने कहा था कि जो गिवन मोल है बाय बैलेंसिंग मोल का रेशियो निकालो, तो इसका रेशियो ये है जो 0.1 होगा, और इसका गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल का रेशियो ये है, और ये रेशियो लेस है। मैंने कहा था गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल, गिवन मोल बाय बैलेंसिंग मोल का रेशियो जहां लेस होगा वही लिमिटिंग है। अब पॉइंट आता हाइड्रोजन गैस कितनी आएगी, चूंकि इसका रेशियो 1:1 है, तो अगर ये 0.25 मोल है तो हाइड्रोजन गैस भी 2.25 मोल। और अगर हाइड्रोजन गैस के मोल आपको मिल गए तो PV = nRT लगाकर कितना वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, निकाल सकते हो। बाकी आपका काम है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी। मतलब आप देखो तो एडवांस ने ना कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, एडवांस ने किसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, हर टॉपिक को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि यूरेनियम का एक सैंपल है और जो कि लेड में डिके होता है। अगर आपको याद होगा तो ये यूरेनियम सीरीज है जो कि आपकी होती है, आपको याद होगा 4n+2 सीरीज, और 4n+2 सीरीज का रिएक्टेंट यूरेनियम लेड प्रोडक्ट है। इसमें 8 अल्फा और 6 बीटा डीके होते हैं। कैसे भाई? एटॉमिक मास का डिफरेंस 238 - 206/4, तो 8 अल्फा आ गए। और बीटा का फार्मूला क्या है? बीटा का फार्मूला है 2 टाइम्स अल्फा माइनस डेल्टा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स 8 माइनस एटॉमिक नंबर 82 92, 10 का डिफरेंस तो 6, तो 8 अल्फा डीके हुआ और 6 बीटा डीके हुआ। अच्छा, ये तो मैंने फटाफट ऐसे लिख दिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक रॉक पार्टिकल है, ये अगेन मैं कहूंगा कि आपके नोट्स से क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आपकी कॉपी में क्वेश्चन है। अगर आप देखें, a rock initially contained this much uranium and the number of alpha particle that would emit during its radioactive decay in 3 half lives। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। कैसे? देखो, आपको ये कह रहा है कि यूरेनियम इनिशियली इतने मोल है, या अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने एटम है। क्वेश्चन ये राइज होता है 3 हाफ लाइफ में यूरेनियम के कितने एटम डिके होंगे। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए Nt बराबर n0 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 3 हैं, इनिशियल एटम आपको क्वेश्चन में दिए हैं, सॉल्व किया तो इतने एटम बचे, तो इतने एटम था, इतना एटम बचा, तो कितना एटम डिके हुआ। सिंपल सी बात है, डिफरेंस निकाल लिया। तो ये क्या मिल गया तुम्हें? 1.5 10⁻17। ये क्या मिल गया? ये मिल गया तुम्हें यूरेनियम के कितने एटम डिके हुए। और आपको मालूम है कि यूरेनियम के हर एक एटम से अल्फा के 8 एटम या हीलियम के 8 एटम आएंगे। तो जितना एटम इसका डिके हुआ उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें आंसर मिल गया कि कितने आपके वहां पर अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। क्वेश्चन में बताना था Z क्या है, तो ये आ जाएगा।
ओके, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगर मैं जज करूं या चेक करूं कि ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन का है, तो मुझे लगता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एंड देन फ्रिडल क्राफ्ट। यस, बिल्कुल, देख के ही समझ आ रहा ना यार। देखो यहां पर ये ईस्टर है, ये H+ आएगा, इसको निकालेगा, कार्बोकैटायन आएगा। अब ये कार्बोकैटायन अटैक किसको करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन भी कॉपी पे मैंने आपको करवाए थे और बताया था कि कई बार क्वेश्चन में पीएच लिखा होता है, क्या पीएच, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा है, हमको समझ ही नहीं आता है। तो वही इसी तरह से उसने फिर से एक बार आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। होप कि आप इससे बच गए होंगे कि यहां पर जो ये 3 पीएच हैं यार, इनमें से किसी एक को एक्सपेंड कर लो ऑर्थो पर और उसकी ऑर्थो पर अटैक करा लो। इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट, आपका आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन था? कुछ भी तो नहीं, तो बहुत ही आसान था। खैर, अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर आसान था। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने मेहनत की और नोट्स को रिवाइज किया था मेरे, तो मैं अगेन आपको एश्योर कर दूं या आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं था जो आपके नोट्स से ना हो या क्लासरूम में हमने डिस्कस ना किया हो। सो होप आपने अच्छा किया है एंड बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। इसके बाद हम लोग अब जाएंगे पेपर 2 की एनालिसिस पर। चलिए ओके, तो अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 के बाद पेपर 1, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अच्छा पेपर कहूंगा। अच्छा मतलब एडवांस ने एज यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा करता है, आपकी नॉलेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। एक सिंगल चीज को छोड़कर उसने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जो आपको याद करके या मेमोराइज करके जाना था। तो बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पेपर था। पेपर 2 में अगर चलें तो पेपर 2 में भी अगेन 3 सेक्शन है, तो एक एक सेक्शन को उठाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, और शायद शुरुआत में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंगल डिजिट है, मोर देन 1 करेक्ट है। तो सबसे पहले ये इंटीजर वाला मैं उठाता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का डेटा दिया है। इस क्वेश्चन में जो दिया है वो ये है कि आपका एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2, n+3 वाले ये एटम है और n लेस देन 10 है। आइडेंटिफाई करना है कि हमारा n का वैल्यू क्या है। एक बात जरा समझने की कोशिश करो, मैंने तुम लोगों को हमेशा बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में तुम शेल बदलोगे, जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन था, इसको निकाला और मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हुई, तो अगर इसी से दूसरा निकालोगे तो थोड़ी ज्यादा खर्च होगी, 12, 15 ऐसे। लेकिन अगर शेल बदलोगे तो इसका करीब 7 से 8 गुना, मतलब 90 या 95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होने लगेगी। मतलब जैसे शेल बदला जाएगा उससे पता चलता है कि आईपी में कितना शार्प इंक्रीमेंट हुआ, और इसी से हम पता करते हैं कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस बात का अगर आप लोग यहां ध्यान दें तो जो ये ऑब्जर्व आप करोगे ये वाला पैटर्न, तो वो शायद यहां है, क्योंकि 496 के बाद अचानक से शार्प इंक्रीमेंट है। इसका मतलब ये एक ऐसा एटम है जिसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और n का वैल्यू आपको 10 से नीचे लेना है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो n+2 आपका लिखा हुआ है, यहां पर जो n है वो तुम्हारा सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम पे तो जा नहीं सकते, पोटेशियम पे तो जा नहीं सकते, बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपका जो यहां पर n का वैल्यू है वो 9 रखना चाहिए, क्योंकि सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और उसी के बाद उसका शार्प इंक्रीमेंट हो रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बड़ी आसानी से आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ये बताना था कि n का वैल्यू हम यहां क्या लें। समझ आया? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मे भी आप में से किसी के माइंड में आ रहा हो कि हमने लिथियम क्यों नहीं लिया। देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अगर एटॉमिक नंबर आप 3 लोगे तो यहां पर n का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 1, और अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो n1 का मतलब ये एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 3 आईपीज आप कैसे लिख रहे हैं? तो इसलिए लिथियम तो ले ही नहीं सकते। अगले क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इनमें से ये कहा जा रहा है कि इनमें से कितने जो हैं वो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। दे आर ब्रॉट नियर टू अ चार्ज्ड कॉम्ब। एक कंघी है जो चार्ज्ड है, चार्ज्ड का मतलब पोलर है, तो उस पोलर कंघी के बगल में कौन कौन चिपक जाएगा? यार ऑब्वियसली जो पोलर होगा खुद। और इनमें से पोलर स्पीसीज कौन है? HF है, वाटर है, अमोनिया है, पेरोक्साइड है, CHCl3 है, और ये है, क्योंकि ये तीनों आपके सिमेट्रिकल हैं और इनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग।
अगला है कि अगर पोटेशियम KMnO4 को लिया जाए और Ki को लिया जाए, एक बात का केयर करिएगा कि यहां पर वीकली बेसिक है। वीकली बेसिक का मतलब न्यूट्रल मीडियम जैसा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस, बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस 2 में जाता है, लेकिन अगर स्लाइटली एल्केलाइन हो तो MnO2 में जाता है, सिमिलर टू न्यूट्रल। इसका मतलब रिएक्शन में MnO4 माइनस MnO2 में जाएगा और I माइनस ऑक्सीडाइज होगा I2 में। इसका समथिंग होगा, शायद आपका चेक करो तो प्लस, अगर बैलेंसिंग की मैं बात करूं तो इसका +7 से +4 समथिंग 3 है, और इसका समथिंग -1 से 0 1 है। तो इसको 1 से इसको 3 से और करोगे जब पहले, चलिए मैं कर दे रहा हूं, और इसको 3 से 3I माइनस, तो रिएक्शन आएगी MnO2, और चूंकि फ्रैक्शन आ रहा है ना 3/2 I2, इसीलिए उसने इस रिएक्शन को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सिंपल इंटीग्रल रेशियो लेने के लिए। क्वेश्चन है कि 4 मोल KMnO4 के लिए कितना 4 मोल KMnO4 जो है उसके लिए कितना I2 रिलीज होगा। तो इसके 1 से यार ये 3/2 रिलीज होता है, तो इसके 4 से ये कितना रिलीज होगा, आप इसका रेशियो कैलकुलेट कर डालो। तो बहुत आसान क्वेश्चन फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, अगेन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और सिखाया है मैंने, चाहे रेडॉक्स का कह लो चाहे इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, और आप लोग अगर कॉपी उठाएं, आई कैन एश्योर, आई कैन गारंटी कि अगर आप कॉपी उठाएं तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ये वाला सारा कॉन्सेप्ट। एसिडिफाइड सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का है, अल्कोहल सॉल्वेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने ऐड किया है। एग्जैक्टली यही लिखाया है कि बटरफ्लाई वाला CrO5 तभी बनता है जब वहां पर आप अल्कोहलिक सॉल्वेंट लें, क्योंकि जैसे उसके अंदर एक्वस सॉल्वेंट लेते हो वो तुरंत अपने ग्रीन कलर के क्रोमियम +3 में चेंज हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्वस सॉल्वेंट में ब्लू लेयर मिली है, तो जो ब्लू लेयर है इट इज डेफिनेटली फॉर दिस बटरफ्लाई, एंड बटरफ्लाई में पूछा गया है कि कितने ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड हैं टू क्रोमियम ओनली थ्रू सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान और क्या हो सकता है, आपने अगर मेरे नोट्स पढ़े हैं तो। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड इज गिवन। ओके अगेन एक, चलिए पहली बार हमें एक अमाइनो एसिड या पॉलीमर से रिलेटेड या बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। कहता है कि इस पॉलीपेप्टाइड का अगर हम pH 2, 6 और 11 पर स्ट्रक्चर बनाएं और इसका चार्ज Z1, Z2, Z3 आए, तो इसका सम क्या है। जब तुम pH 2 लोगे, pH 2 का मतलब स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, तो जहां भी बेसिक एंड है NH2, NH2, यहां पर क्या क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस, क्योंकि प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसलिए Z1 जो है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 2। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि इन नाइट्रोजन्स का आपने प्रोटोनेशन क्यों नहीं कराया, तो आप सबको पता है, पढ़ाया है मैंने कि अमाइड का नाइट्रोजन बहुत ही पुअर बेस होता है, क्योंकि लोन पेयर उसका हाथी के साथ रेजोनेट होता है। जब आप pH 6 लोगे जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, तो वहां पर आपका अमाइनो एसिड अपने ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहेगा। ज्यूटर आयन का मतलब कि उसके जो कार्बोक्सिलेट आयन के प्रोटॉन हैं वो निकल जाएंगे और अमाइन एंड पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 रहेगा, क्योंकि ज्यूटर आयन डाइपोलर होता है बट प्लस माइनस बराबर होते हैं। और जब तुमने लिया बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में प्रोटोनेशन NH2 का तो होगा नहीं, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन से H+ तो निकल ही जाएंगे, तो Z3 जो नेगेटिव आएगा वो 2 होगा, और 2 होगा, सॉरी 3 होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन यहां भी है। 1 मिनट, हाँ, क्योंकि जब बेसिक मीडियम लोगे तो सारे प्रोटॉन निकलेंगे ना, और एक फिनोलिक हाइड्रोजन है, और आपको पता है फिनोलिक हाइड्रोजन जो है, फिनोलिक हाइड्रोजन वो भी तो एसिडिक होता है, तो इसलिए टोटल सम आ गया 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, C8H10O2 इस कंपाउंड का अगर आप डीबी कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, डीबी, तो आएगा 8 कार्बन एटम, तो 8 + 1 माइनस 10 माइनस 0/2, तो इस कंपाउंड का डीबी निकल कर आता है 9 - 5 दैट इज 4। और जैसे ही आता है तो मुझे लगता है यार ये होना चाहिए बेंजीनोइड कंपाउंड, तो फटाफट मैं बना देता हूं एक बेंजीन। अब देखो उसके आगे वो क्या कहता है कि न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ ये पिंक कलर देता है। न्यूट्रल FeCl3 के साथ पिंक कलर देने वाले इनॉल और फिनॉल होते हैं।
सारे इनॉल, तो उस इनॉल में फिनॉल भी आता है, तो ये पक्का हो गया कि ये फिनॉल है। इसके बाद ये कहता है कि ये कंपाउंड जो है इसके अंदर आपके कायरल एटम भी हैं, क्योंकि बिकॉज इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब अगर यार मुझे कायरल एटम बनाना होगा और 2 कार्बन अभी और बचे हैं, क्योंकि 8 में से 6 ही यूज किया है, तो पहली बात तो दोनों कार्बन मुझे एक ही जगह लेने पड़ेंगे, और उनमें भी कायरल बनाना है तो बीच वाले पर OH लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां लगाने से कायरल होगा ही नहीं। भाई बेंजीन का कोई भी एटम कायरल हो नहीं सकता, टर्मिनल वाला होगा नहीं, तो बस यही लगा सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि इसको मैं ऑर्थो पर जोड़ सकता हूं, पारा पर जोड़ सकता हूं, मेटा पर जोड़ सकता हूं, तो 2 यहां आ जाएंगे, कायरल एटम के 2 ऑप्टिकल आइसोमर, 2 यहां से आ जाएंगे, 2 यहां से, इसलिए टोटल आंसर आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट, अगला तुम्हारा जो है वो मोर देन 1 करेक्ट है। इसमें भी अगेन 6 क्वेश्चन है, और अगेन पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन। अगेन बार बार मैं वही बोल रहा हूं कि पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन अगर आपने कॉपी में देखा है, और हमेशा मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक है और उसको मैग्नेटिक बैलेंस में रखोगे, तो अगर मैग्नेटिक बैलेंस में कोई मैग्नेटिक चीज रखोगे तो उसकी ओर अट्रैक्ट होगी, तो उसका जो मास आपको आएगा वो मोर देन उसका एक्चुअल मास मिलेगा, जो मास होगा उससे ज्यादा दिखेगा। और अगर वो डायामैग्नेटिक होगी तो वीकली रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उतना फोर्स नहीं लगेगा इस मैग्नेटिक बैलेंस पर, तो उसका जो मास आएगा आप जरूर उसके एक्चुअल मास से थोड़ा कम आएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि यहां पर कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम ऑफ अ कंपाउंड x, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, उसको मैग्नेटिक बैलेंस में रखा गया। मतलब m ग्राम रखा गया और कंपाउंड x है, तो कंपाउंड x का m ग्राम है यहां। अब एक बार देखा गया तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ, और एक बार देखा गया डाउनवर्ड हुआ जब तुमने यहां मैग्नेट लगा दिया। एक सिंपल सी बात है कि मैग्नेट लगाने पर अपवर्ड का मतलब ये स्पीसी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हुआ होगा, और डाउनवर्ड जाने का मतलब ये स्पीसी आपका पैरामैग्नेटिक है। अब आपके सामने कंपाउंड दिए हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आप आंसर दे सकते हो। जैसे वाटर डायामैग्नेटिक है तो ये अपवर्ड ही जाएगा, यस, क्योंकि रिपेल होगा। K4FeCN6 में चेक करो, इसमें D6 अरेंजमेंट है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, मतलब उसने मिक्स कर दिया है क्वेश्चन को, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन की नीचे पेयरिंग हो जाएगी, ऊपर एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, तो ये स्पीसी अगेन डायामैग्नेटिक है, अपवर्ड मूवमेंट होगा, यस बिल्कुल होगा, तो ये भी सही है। O2 गैस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओ। O2 गैस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पढ़ाया है मैंने, ये आप MOT लगा के देख लो। और अगर ये पारा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, करेक्ट। बेंजीन है तो अपवर्ड होगा, लिखा है कि इफ X इज C6H6 लिक्विड डिफ्लेक्शन ऑफ पैन इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, डाया है, तो मूवमेंट ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर केमिकल काइनेटिक्स इन कॉम्बिनेशन विद SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ये 3 डिग्री हैलाइड है, और अगर ये 3 डिग्री हैलाइड है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो 3 डिग्री हैलाइड सब्स्टिट्यूशन सिर्फ SN1 देंगे। हालांकि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि 3 डिग्री हैलाइड OH माइनस अगर एक्वस भी है तो एलिमिनेशन देते हैं सेकंड ऑर्डर, और यही सही है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये SN1 रहा होगा, क्योंकि यहां पर ये 3 डिग्री है और सब्स्टिट्यूशन उसने देखा रखा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि P0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसने ग्राफ डाल रखे हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो एक ग्राफ तो ये सही है, T हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, Ct बराबर C0 e की पावर माइनस KT, या ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि माइनस KT बराबर ln C/C0। तो इसलिए डी ग्राफ जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप वहां नेचुरल लॉग लेते हैं, देखिए जरा, एक तो ये करेक्ट है आपका A, इनिशियल रेट कांस्टेंट तो होता नहीं है, इसका रेट कांस्टेंट तो होता नहीं है। Q/P0 मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो, यही ना, Q/P0
मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो। आप कॉन्सेंट्रेशन का दोनों का फॉर्मूला रख के चेक कर लीजिए। और ये क्यों गलत आ गया, क्योंकि अभी हमने देखा है कि आपका जो ग्राफ है उसमें ln p/p0 बराबर -kt है। तो अगर टाइम और इसके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो नेगेटिव आपका स्लोप आना चाहिए। वैसे भी एक आंसर मिल गया था तो वो आपका सही हो गया, बट फिर भी आप चेक कर सकते हैं बाकी के। ये क्वेश्चन है, ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। पहला, एल्यूमिना जो है वो प्रेसिपिटेट होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट्स व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रू सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आपको बॉक्साइट वाला पूरा प्रोसेस याद होगा तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि बॉक्साइट ओर में, खास करके रेड बॉक्साइट में ही यूज करते हैं। जब हम पहले NaOH डालते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है ना सॉल्युबल, और उसको जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो मेटा आपका जो है दिस एल्यूमिना जो है वो आपका प्रेसिपिटेट होता है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका मतलब वही है Al2O3.2H2O। सेकेंड ऑप्शन है कि क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, यस, क्योंकि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाते ही इसीलिए हैं कि उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर, इसको आप शायद फ्लक्स बोलते हैं, जिसमें कि 60% ये मिलाते हो, 20% ये मिलाते हो और बाकी का 20% एल्यूमिना होता है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला कहता है कि एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। डेफिनेटली, वो कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो जो ऑक्साइड आयन है वो आपका O2 गैस में जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके एल्यूमिना का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम तो कैथोड पर जाएगा, ऑक्साइड आयन एनोड पर ऑक्सीजन गैस देगा। और आपको पता है कि एनोड इसमें ग्रेफाइट के होते हैं तो CO2 बनेगा। एनोड ग्रेफाइट के, इनफैक्ट एनोड कैथोड दोनों में ग्रेफाइट होता है। एनोड तो ग्रेफाइट होता ही है प्योर, और कैथोड स्टील का होता है जिसके अंदर इनर लाइनिंग ग्रेफाइट की होती है। जब पढ़ाया था तो बहुत केयरफुली बोला था कि ध्यान रखना कि दोनों जगह ग्रेफाइट होता है, इनर लाइनिंग होती है ग्रेफाइट की। इसलिए आपका आंसर ABCD। नेक्स्ट, बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन था ये। Sn+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, यस, बिल्कुल। इवन Sn+2 इतना रिड्यूसिंग है कि खुद को Sn+4 में ले जाता है। और कोई भी तुमने जो वहां पर जैसे H2S ले लिया, मैग्नीज +2 ले लिया, कुछ भी ले लिया और टिन +2 से रिएक्शन कराया तो कहता है कि ये इनको अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है। अगर मेटल है तो 0 में, नॉन मेटल है तो उनके लोएस्ट नेगेटिव में। ये बात भी सॉल्ट एनालिसिस में आपकी कॉपी पर लिखी, आई कैन शो यू, तो आपने किया होगा। PbCl2, अगला है SnO2 रिएक्ट्स विद KOH टू फॉर्म दिस। यस, क्योंकि एम्फोटेरिक है आपका जो टिन का ऑक्साइड है, दोनों वो एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक का मतलब इसमें एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी है, तो बेस से रिएक्शन कराया तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया आपका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑब्वियसली PbCl2 में HCl डालें तो लेड +2 और क्लोराइड आयन होते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि PbCl2 जो है वो HCl में घुलकर एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसको मैंने तुमको समझाया था, हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। तो यहां सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट है। और डी है कि रेड लेड में जब HNO3 डालते हैं तो एक रेडॉक्स रिएक्शन, नो, क्योंकि रेड लेड में PbO और PbO2 का मिक्सचर है। PbO2 इनसॉल्युबल होता है HNO3 में, और जो PbO है वो +2 में ही रहता है, बस वो +2 आपका ऑक्साइड से नाइट्रेट में, तो इट इज नॉट रेडॉक्स। सो योर आंसर इज A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है अगेन फ्रॉम GOC, और कुछ बेसिसिटी का ऑर्डर है तो एक्सप्लेन करूं ऑप्शन, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दो तो ये तुम्हारा 3 डिग्री अमाइन है, बल्कि ग्रुप लगा है, SIR इफेक्ट होगा। और यहां पर 1 डिग्री अमाइन है, बल्कि ग्रुप लगा है, SIP इफेक्ट होगा। तो जैसा कि मुझे लगता है कि चौथा सबसे अच्छा बेस है और तीसरा सबसे खराब बेस है, क्योंकि SIP बेसिक को घटाता है, SIR बेसिक को बढ़ाता है। बाकी का फर्स्ट और सेकंड में चूंकि ये 3 डिग्री है, बेंजीन तो कॉमन है, तो फिर सेकंड ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट से। ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो A गलत है।
कहता है कि पहले और दूसरे में जो डिफरेंस होगा पीकेबी का वो तीसरे चौथे से ज्यादा होगा। गलत बात। मुझे लगता है बेसिक पीकेबी में डिफरेंस मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस, मुझे लगता है तीसरे और चौथे का बेसिक स्ट्रेंथ का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक मोस्ट बेसिक और एक लीस्ट बेसिक है इनमें। अगला, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। यस, क्योंकि एसआईपी से रेजोनेंस नहीं रुकता है, इसका लोन पे रेजोनेट तो होता ही रहेगा, बट एसआईआर का मतलब ही है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो इसकी वजह से ये नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन जाएगा और रेजोनेंस कम हो जाएगा। इसलिए 3 और 4 में नो डाउट 3 में ज्यादा रेजोनेंस है, और स्टेरिक इफेक्ट मेक्स कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। यस, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप लोगों को याद हो तो मैंने कभी बताया था कि 40,000 50,000 गुना ज्यादा बेसिक हो जाते हैं एसआईआर से। ये स्पॉन्जी बेस कहा जाता है। स्पॉन्जी बेस मतलब स्पॉन्जी है कि प्रोटॉन को फटाफट पकड़ लेगा वो। तो ये भी एक जीओसी का क्वेश्चन था और आसान ही था, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो जरा, C9H12, इसको देख कर लग रहा है कि C9H12 का जो डीबी है वो, इसका डीबी है 9 + 1 10, 9 + 1 सॉरी -12/2, 10 - 6, तो इसका डीबी जो है वो नजर आ रहा है कितना, ये 9 ही है ना, 9 + 1 10 एंड 10 - 12/2, तो इसका डीबी आ गया 4। इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड्स हैं। अब वो पाई बॉन्ड कहां है वो नहीं पता, लेकिन है तो। अच्छा, पाई बॉन्ड कहां है? एक तो बेंजीन हो सकता है, दूसरा कहीं और रिंग के बाहर भी पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब ये कैसे समझ आए, कई बार माइंड में आता है। तो मुझे ना, मैं आपको बताऊं रियली कि यहां पर अमाइड नजर आ रहा है, और जब मुझे NaNH2 यहां नजर आएगा, NaNH2, तो मुझे ऐसा कुछ लगता है, या KMnO4 नजर आ रहा है कि ये एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस में हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन, KMnO4, ओजोनोलिसिस, K2Cr2 7। तो अगर इसको जज किया जाए कि इनमें से ये कौन हो सकता है, ठीक है, तो जैसा कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन को देख के लगता है कि ये पक्का बेंजीन तो हमारा नहीं है। जो कंपाउंड पी है उसमें बेंजीन तो नहीं आएगा। तो अगर इनकी रिएक्शंस के आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करें 1 by 1, तो देखिए जो तुम्हारा रीजेंट एक्स है वो लिंडलार्स कैटलिस्ट है, अगर आप लोगों को याद होगा, जो कि इस ट्रिपल बॉन्ड को, अगर यहां हम ट्रिपल बॉन्ड, भाई हमें एक एक ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा, हमें इनमें से एक एक ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर मान लो हमने यहां से शुरू किया इस ऑप्शन से, ठीक है, तो देखें यहां पर भाई क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल टाइप है कि हमें रीजेंट्स देखने पड़ेंगे। वहां ये वाला ऑप्शन हमने लिया, मान लो ये क्या करता है, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही हाइड्रोजनेट करता है, आप लोगों को आइडिया है। और जब एक बार ये डबल बॉन्ड तक हाइड्रोजनेट हो जाएगा, उसके बाद तुम KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, तो डबल बॉन्ड का KMnO4 से रिएक्शन बिल्कुल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब ध्यान रखना, और आपने पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड CH है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में CO2 में जाता है, एल्डिहाइड में नहीं, CO2 में, सॉरी CO2 में नहीं, COOH में जाता है। अगर डबल बॉन्ड CHR है तो ये RCOOH में जाता है, और अगर डबल बॉन्ड CH2 है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मुझे लगता है 1 मोल तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ये वाला पोजीशन COOH में गया। बाकी COH कहां से आए, तो देखो ये भी COH में जाएगा, ये भी COH में जाएगा, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिला। अगर क्वेश्चन को सोडियम और लिक्विड अमोनिया या NaNH2 से कराते हो, NaNH2 और सोडियम लिक्विड अमोनिया, बर्क रिडक्शन, आप लोगों को ध्यान होगा, बर्क रिडक्शन या बर्च रिडक्शन, जो भी आप कह लें, इसका भी अगर आपको याद हो तो रोल वैसे तो आपका होता है ट्रांस एल्कीन में बदलना, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि अगर तुम्हारे पास टर्मिनल एल्काइन है और टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन बर्क रिएजेंट NaNH2 से कराओगे, तो यहां पर रिडक्शन के बजाय एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, अमोनिया रिलीज हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C- बनेगा Na+, और ये बनना भी चाहिए बिकॉज अमोनिया इज अ वीकर एसिड देन ट्रिपल बॉन्ड CH, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट भी होगी। तो वैसे तो बर्क रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन टर्मिनल एल्काइन है इसलिए रिएजेंट तो है लेकिन रिडक्शन नहीं होगा, एसिड बेस से कार्बन आयन बनेगा, जो कि आपके कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देगा और ये कंपाउंड आएगा।
और उसके बाद तो आपको पता है H+ के साथ हीट कर रहे हो, ये आपका E1 एलिमिनेशन हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्ट आ गया। तो इस आधार पर आप चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर एक वीक एसिड है, 0.1 मोलर अ वीक बेस, ओके, HB या B है मान लो जो भी, और इसका एसिड 0.1 मोलर एसिड HA से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक वीक बेस है और एसिड कैसा है, स्ट्रांग है, और पीएच का वेरिएशन आपको दिया गया है, बेस को लिया गया है आपके बीकर में और बाहर से ब्यूरेट की मदद से HA को डाला जा रहा है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर ग्राफ ये है, ऑब्वियसली बेस को में जब एसिड डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और ग्राफ ये है, तो कहता है कि आपका जो बेस है उसका KB या PKB क्या है। ग्राफ को अगर आप ध्यान दें तो वीक बेस है, इसीलिए जो पीएच है शुरुआत में वो आप देख सकते हो यहां पर कि 7 से ज्यादा है। जैसे जैसे तुम एसिड डाल रहे हो पीएच घट रहा है, और फिर यहां जाके न्यूट्रलाइजेशन, ये जो लाइन है ये शार्प चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। अगर आप इसमें से कोई पॉइंट मिला सकें, जैसे जब ये इसकी रिएक्शन होगी तो न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट पहले बफर सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के पहले बचा हुआ वीक बेस होगा और उसका स्ट्रांग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट होगा। तो हो गया ना यार बफर, कैसा बफर हो गया, बेसिक। तो हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट पहले वीक बेस, क्योंकि बाद की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाद में तो स्ट्रांग एसिड आ जाएगा और वो कंटेनर में ज्यादा होगा। तो अगर आप देखो तो जब इसमें एग्जैक्ट पॉइंट एक निकाला जाए, अब ये सर्च आपको करना पड़ेगा, तो शायद जैसा मुझे दिख रहा है कि 3 मिलीलीटर पर ये यहां कहीं pH 11 आ रहा है और ये न्यूट्रलाइजेशन से पहले है। इसका मतलब 3 मिलीलीटर पर ये एक बफर रहा होगा। क्या अब कैसे करें क्वेश्चन को? 3 मिलीलीटर पर pH 11 है, अगर 3 मिलीलीटर पर pH ये 11 है और अगर हम हेंडरसन इक्वेशन यहां पर लगा दें, बात को समझिएगा, ठीक है, और दोनों 0.1 मोलर है और ये न्यूट्रलाइजेशन के जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, तो हेंडरसन इक्वेशन आपका कहता है कि POH बराबर PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, जो बचा हुआ है। अब अगर आप ध्यान दें कि 3 मिलीलीटर पर आपके पास जो बफर है वो बेस्ट बफर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेस्ट बफर क्यों है? हम लोगों ने कभी पढ़ा है जब हमने हेंडरसन इक्वेशन के बारे में बात की है कि बफर कैपेसिटी अच्छी तब होती है जब बफरिंग एजेंट्स लार्ज और इक्वल हो। बफर कैपेसिटी अच्छी तब होती है जब बफरिंग एजेंट ये दोनों लार्ज और इक्वल हो। अब तुम कहोगे ये कैसे पता कि यहां पर ये बेस्ट बफर है? क्योंकि इसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसका मतलब इसके बाद ये कंट्रोल नहीं कर पाया पीएच के चेंज को। पीएच के चेंज को जहां तक कंट्रोल किया वहीं तक तो अच्छा बफर है। इसका मतलब इसके बाद वो पीएच कंट्रोल नहीं कर पाया, इसका मतलब उस पॉइंट पर सॉल्ट और बेस इक्वल रहे होंगे, पीओएच और पीकेबी बराबर होंगे। चूंकि पीएच 11 है तो पीओएच 3 होगा, तो पीकेबी भी 3 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड ए एंड बी सॉल्यूशन टॉपिक। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन and composition of A and B at 25. ओके, मतलब ये एक आपका आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं A और B। कहता है कि two such solutions with this mole fraction of A, मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन है वो A का है, मतलब A का मोल फ्रैक्शन एक बार 2.5 है और एक बार 0.50 है, तो ऑब्वियसली उस समय B का कंपोजिशन 0.75 और 0.25 होगा। और कहता है कि उस समय टोटल वेपर प्रेशर इतना और इतना बार है। बहुत आसान यार, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है। फार्मूला आपको पता है, टोटल प्रेशर बराबर दिस, एक बार 0.3 जब मोल फ्रैक्शंस ये और ये है 0.25 0.75, और एक बार जब ये है तो टोटल। मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपको वेपर प्रेशर बताना था प्योर बी का, मतलब P0 B। अगला क्वेश्चन
केमिकल, आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में ये ग्राफ मैंने तुमको पढ़ाया है कि अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है और यहां इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो जब बॉन्ड बनता है H और H का या किन्हीं भी दो एटम का, तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है और एक पॉइंट के बाद रिपल्सिव डोमिनेट करने लगता है। और यहां पर ये वो डिस्टेंस होती है, यहां पर ये वो डिस्टेंस है d0, जहां पर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन सब न्यूट्रलाइज होता है, मतलब नेट फोर्स 0 होता है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन को हम कंसीडर ना करें और पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम का रेफरेंस 0 ले लें, मतलब शुरुआत में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी 0 थी, तो बताना है कि बॉन्ड बनने के बाद सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। मतलब तुमसे क्वेश्चन में यह कहा गया कि शुरुआत में जब H और H दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और बाद में जब d0 डिस्टेंस पर आए और बॉन्ड बन गया तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। और ये मानते हुए कि इनके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यार आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 Q2 तुम्हारे चार्जेस हैं और दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बस दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो फिर ये आपका हो गया Q1 Q2 का मतलब Q1 Q2 सो Q स्क्वायर MKS सिस्टम में 9 इंटू 10⁻9 K हो गया। और R कितना पॉइंट आता है कि R कितना, तो यार जब बॉन्ड बनेगा तो आपको पता है कि यहां पर जब स्थिति ये कुछ आएगी आपकी, तो न्यूक्लियस और उसके अपने इलेक्ट्रॉन के बीच का, या अपने इलेक्ट्रॉन के बीच का मैं क्यों बोलूं, ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अब हो गई है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो दूरी है वो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529, जो हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इतने एंगस्ट्रॉम, या उसको अगर मीटर में डाल दिया जाए तो ये, और सॉल्व कर डालिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, डाइएजोटाइजेशन। देख के ही मुझे लग रहा है डाइएजोटाइजेशन इन कॉम्बिनेशन विद मोल कॉन्सेप्ट। कहता है कि P से Q बनाया गया है और रिएक्शन का यील्ड 75% है, तो Q कितना बनेगा इतने मिलीलीटर P से। अच्छा ये जो आपका P है उसके बारे में डेंसिटी अच्छा उसका दिया हुआ है, फाइन। अरे यार ये तो बहुत आसान, तुम PUAC भी लगा सकते हो। हाँ लेकिन क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट क्यों निकालना है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले डाइजोटाइजेशन, इन दोनों से क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों से आपका इलेक्ट्रोफाइल NO+ मिलेगा जो NH2 को बदलेगा डाइजोनियम सॉल्ट में, और फिर OH- के साथ आप OH लाते हो जब, मतलब बीटा नेफ्थॉल। तो आपको मैंने सिखाया है कि स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में ये आपका OH के साथ CN कपलिंग कराता है। CN मतलब कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। और स्लाइटली एसिडिक मीडियम में आपको याद होगा तो NH2 पर CN कपलिंग कराता है। ये डाइजोटाइजेशन का बहुत सारा डिटेल आपकी कॉपी पर है। अगेन क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट से 100% गारंटी, आपकी बुकलेट से आप चेक करो, आपकी बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएगा। इवन ये भी है कि अब ये अटैक कहां करेगा, तो अटैक करेगा मोर एक्टिवेटेड रिंग पर। उसमें भी OH की ऑर्थो पैरा, तो OH की ऑर्थो ये हैं दोनों और पैरा खाली नहीं है। और उसमें भी था कि नैफ्थलीन पर अटैक के लिए प्रेफरेबल पोजीशन अल्फा होती है। ये सारा डिस्कशन कॉपी पे है आपके। तो एक तो अल्कलाइन मीडियम में ये कराएगा CN कपलिंग, वो भी मोर एक्टिवेटेड रिंग पर। OH की ऑर्थो पैरा फ्री नहीं है और इन दोनों ऑर्थो में ऊपर वाला ऑर्थो अल्फा है, तो वहां आपका कपलिंग हो गया। और उस कपलिंग कराने के बाद तुमने एसिडिफिकेशन करा दिया तो ये O-OH आ गया। अब आप लगा दो PUAC ऑन कार्बन, ये आपको जो करना है, मतलब अब आपको बैलेंस्ड रिएक्शन तो मिल ही जाएगी कि इसके 1 मोल से इसका 1 ही मोल मिलेगा। तो इसके 9.3 ml डेंसिटी 1 से मतलब 9.3 ग्राम, तो इसके 9.3 ग्राम से वो कितना ग्राम मिलेगा, या मोल कॉन्सेप्ट से आसानी से देखो, यहां किया हुआ भी है, आसानी से हो जाएगा कि 0.1 मोल एनिलीन है तो ये भी 0.1 मोल मिलेगा। उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मास आ गया। और चूंकि रिएक्शन यील्ड 75% है तो रिएक्शन यील्ड से, इवन ये रिएक्शन अगर पता हो ना तो क्लास 11 स्टूडेंट भी कर लेगा। क्लास 11 स्टूडेंट को रिएक्शन नहीं पता होगी, लेकिन अगर रिएक्शन पता हो तो 11th क्लास का भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ओके।
क्या क्वेश्चन है जरा पढ़ा जाए और किस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल मेटलर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ किया गया है, क्लब किया गया है कि कैसेट्राइट और जो टिन स्टोन होता है जिसका कि आप कार्बन रिडक्शन कराकर टिन प्रोड्यूस करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसा मैं डायरेक्ट डेटा देख पा रहा हूं कि ये पता करो कि डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर जब ये रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन 0। ये आपको पता है कि अगर रिएक्शन को फिजिबल बनाना है तो डेल्टा जी नॉट शुड बी लेस देन 0 या डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट शुड बी लेस देन 0, या तुम कह सकते हो कि डेल्टा एच नॉट शुड बी लेस देन टी डेल्टा एस नॉट। ये लिख सकते हो डेल्टा एच नॉट बाई डेल्टा एस नॉट शुड बी लेस देन टेम्परेचर, और यू कैन से टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट बाई डेल्टा एस नॉट। हो गया। मुझे तो अब लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये सेकंड लॉ में आपने पढ़ाई है, एंट्रोपी लॉ में। अब ये कैसे निकलेंगे, आपको हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेल्टा एच, देखो डेल्टा एच एफ नॉट SnO2 और CO2 का दिया है, इससे तुम रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकाल सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट में जो ये एलिमेंट है इनका डेल्टा एच एंथैल्पी 0 होता है रेफरेंस, तो स्टैंडर्ड स्टेट वाले जो ये एलिमेंट्स हैं इनका एंथैल्पी 0, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ही एंथैल्पी होती है, तो डेल्टा एच नॉट मिल गया। और डेल्टा एस नॉट रिएक्शन में चारों कंपाउंड का दिया है, तो डेल्टा एस नॉट मिल गया। फिर आप ये कंडीशन लगा दो, यही है जो मैंने भी बताया आपको, तो आपका आंसर आ रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर 935 चाहिए। भाई इससे ज्यादा चाहिए तो मिनिमम कितना चाहिए, 935। आखिरी क्वेश्चन related to your ionic equilibrium topic and in fact related to your solubility equilibrium, और अगेन आप लोग बिलीव करो कि आपकी कॉपी में डिस्कस्ड है। देखो 0.05 मोलर जिंक प्लस 2 है जो कि 0.1 मोलर H2S से सैचुरेट किया गया है, तो कहता है व्हाट शुड बी द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन। अरे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है यार, जब अभी मैं इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ना तुम्हें हर किताब में मिल जाएगा, इवन आरसी मुखर्जी बुक में भी दिया हुआ है। ये बड़ा ही वेल नोन क्वेश्चन है, और मुझे पता नहीं एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद ये आ भी चुका है। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। मतलब हम चाहते हैं कि जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन ना हो, तो पहले हम ये देख लें कि अगर जिंक प्लस 2 और सल्फाइड माइनस 2 जिसका KSP इतना है, उसमें अगर जिंक प्लस 2 सोल्यूशन में 0.05 मोलर है, तो सल्फाइड कितना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन हो जाए। मतलब तुम्हारा सल्फाइड -2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इससे अगर कम रहेगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और इतना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना होगा तो तुम्हारा Q बराबर KSP हो जाएगा। सल्फाइड आयन अगर इतना रहेगा तो तुम्हारा जिंक और इनका जो प्रोडक्ट है वो Q बराबर KSP कंडीशन मैंने सॉल्व की है। तो अब हम चाहेंगे कि सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन इससे कम रहे। अच्छा, सल्फाइड आता कहां से है? सल्फाइड आता है तुम्हारा H2S के डिसोसिएशन से, जिसमें H2S का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब वो हमेशा 0.1 रहेगा, अगर खर्च होगा तो और मिलाता है। सैचुरेटेड है का मतलब ये है। और S-2 अगर मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो H प्लस क्या होना चाहिए? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्वेश्चन में K है, दिया है। इनफैक्ट ये इसके दोनों Ka1 K2 का प्रोडक्ट है, क्योंकि दो प्रोटॉन है ना, तो अगर K1 K2 दिया हो तो मल्टीप्लाई करके K निकाल सकते हैं, और लगा दो लीश आपका लॉ ऑफ एक्टिव मास, मतलब आपका जो फार्मूला होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इससे तुम्हें H प्लस मिल गया 1/5। मतलब अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां पर मेंटेन किया इतना, तो उस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन को रोका जा सकता है। कम से कम इतना रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना जब रखोगे तो सल्फाइड ये रहेगा, और इससे ज्यादा रखोगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड भागेगी, तो सल्फाइड और कम हो जाएगा, तो और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। मतलब अगर ये रखोगे तो प्रेसिपिटेशन की ये बिल्कुल बाउंड्री है, हम चाहेंगे इससे कम रहे,
और ये कम तभी रहेगा जब H+ हम ज्यादा लें, ताकि लीस्ट प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड रहे और सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इससे कम रहे। तो ये मिनिमम H+ है, जो ये इससे ज्यादा होना चाहिए ताकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड रहे, सल्फाइड आयन प्रेसिपिटेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है उससे कम रहे। तो ये था तुम्हारे दोनों पेपर्स का एनालिसिस। इस साल आपके एग्जाम में अगर आप देखिए तो सरफेस केमिस्ट्री और कोलाइडल सॉल्यूशन, इनसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे नहीं गए हैं। आपके बायोमोलिक्यूल से 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो इस साल का पेपर एक पॉइंट आप इससे बहुत अच्छा है कि आपने अगर कुछ चीजें जो हम लोग एक्चुअली रटना पड़ता है कुछ एक टॉपिक्स में, वो अगर आपसे गलती से रह गया था तो भी कोई इश्यू नहीं था, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर था, एबव एवरेज। जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो पेपर है वो करीब 60% एवरेज पेपर है, 30% मैं कह सकता हूं मुश्किल है, 25-30%, और 10 to 15% इजी है। तो एवरेज अगर 60-65% पेपर एवरेज है तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर हुआ, एंड होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। थैंक यू।